चलिए भाई शुरू करते हैं आज की बातचीत। स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है पीडब्ल्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला में। जिस मुद्दे पर हम लोगों की चर्चा हो रही है आपको पहले से ये बात पता है, पहले से आप अवगत है। हम लोग बीआरबीएल के एमसीक्यूज पर बातचीत कर रहे हैं। आपके नवंबर दिसंबर एग्जामिनेशन के मद्देनजर ये चर्चा आपसे लगातार चल रही है। बीआरबीएल आपका फोर्थ पेपर 10 दिसंबर को होने वाला है और कोशिश मेरी पूरी है कि तब तक आप तक बहुत सारे क्वेश्चंस पहुंचा दिए जाएं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पहुंचा दिए जाएं। अभी हम लोग इस दौरान बहुत सारी और बातचीत करेंगे। अभी मैराथन क्लास आपके साथ आने वाली, खूब सारी क्लासेस अभी आपके साथ आएंगी। अभी के दौरान आज जो मैं अभी आपसे बातचीत करने वाला हूं वो बीआरबीएल के मॉड्यूल डी पर हम लोगों की बातचीत होगी। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी पहले खत्म कर चुके हैं। मॉड्यूल डी पर इसके पहले भी हम लोग 4 क्लासेस कर चुके हैं। आज मॉड्यूल डी के 5वें हिस्से पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। क्लियर है? तो आज हम लोगों का, मेरी तो खैर वैसे ही कोशिश होगी जैसे हमेशा रही कि आपके साथ एमसीक्यू के माध्यम से मैं कॉन्सेप्ट्स पर भी लगातार चर्चा करता रहूं। पूरी कोशिश मेरी ये होती है कि अगर कोई नया क्वेश्चन आपके साथ आए या नया क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिले तो कम से कम आप बेहतर स्थिति में हो और उसका आंसर आप कर सकें। तो शुरू करते हैं भैया आज की बात। मॉड्यूल डी बीआरबीएल पर हम लोगों की चर्चा चल रही है। आज की शाम का जो सबसे पहला सवाल है देख लेते हैं क्या है भैया। चलिए, टाइप्स ऑफ कंपनी से या कंपनी से ये क्वेश्चन उठाया गया है आपका मॉड्यूल डी में ही आपने देखा होगा। और कंपनी से रिलेटेड कम से कम 3 से 4 यूनिट वहां पर लगातार है। वो प्रोस्पेक्टस वगैरह सब कंपनी में ही आता है। क्लियर है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ आपने अल्ट्रा वायरस पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंडोर मैनेजमेंट पढ़ा, ये सब आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, कंपनी, इन सबसे ये सारे के सारे रिलेटेड है। तो मॉड्यूल डी में मैंने आपसे कई बार ये कहा है और ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी हुई है कि इन्होंने क्या किया है कि बड़े टॉपिक को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया ताकि इजीली कैंडिडेट को समझ जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त बात है ये। बड़ा, अब कंपनी, अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत बड़ा टॉपिक है। छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो कंपनीज को भी, जो कंपनी का टॉपिक है उसको भी कई सारी यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। कंपनी के डिफिनेशन अलग है, टाइप्स ऑफ कंपनी अलग है, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स के यूनिट आपको अलग अलग मिलेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, और जिसमें आप डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पढ़ने वाले, इंडोर मैनेजमेंट पढ़ने वाले, कंस्ट्रक्टिव नोटिस आप लोग पढ़ने वाले, वो अलग से आपको टॉपिक मिलेगा। प्रोस्पेक्टस आपको अलग से टॉपिक मिलेगा। डायरेक्टर्स आपको अलग से टॉपिक मिलेगा। तो कंपनी को बहुत छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड कर दिया गया। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्यूमुलेटिव रूप में लाके आपके साथ एमसीक्यू के माध्यम से मैं चर्चा कर रहा हूं। तो ये भी आपका कंपनी से क्वेश्चन बना है, आपको डैश में फिल करना है भैया कि वो कौन सी कंपनी होती है। डैश कैन नॉट गिव इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स इन और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। भैया वो कौन सी कंपनी होती है जो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। एक लाइन में अगर बातचीत करें तो, है ना, जो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती वो कौन सी कंपनी होती। क्या कह रहा है, जो पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती है कि भैया आइए, कि आओ हमारा शेयर सब्सक्राइब करो, हमें फंड दो, ऐसा वो नहीं कर सकती है। ना ही वो पब्लिक से अपने शेयर्स को खरीदने के लिए इन्वाइट कर सकती, ना डिबेंचर खरीदने के लिए इन्वाइट कर सकती। वो कौन सी कंपनी होती है जो ऐसा नहीं कर सकती है? सब्सिडरी कंपनी होती है, स्टैट्यूटरी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, रजिस्टर्ड कंपनी होती है। अब देखिए, सब्सिडरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इन सब पर अभी आगे क्वेश्चन बना हुआ है ना, लेकिन फिर भी मैं जितनी ज्यादा चर्चा आपसे हो सकती है उतनी चर्चा मैं आपसे करूंगा। तो सवाल मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि ऐसी कौन सी कंपनी है भैया इन 4 ऑप्शंस में से जो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, डिबेंचर को सब्सक्राइब करने के लिए। एक लाइन की बोलचाल की भाषा में अगर मैं कहूं तो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते। सब्सिडरी कंपनी है, स्टैट्यूटरी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, या वो रजिस्टर्ड कंपनी होगी, है ना। कंपनी के विषय में जो आपको सारी जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है भैया? कंपनीज एक्ट 1956, जो अब हो चुका है कंपनीज एक्ट 2013, जिसको हम इंडियन कंपनीज एक्ट बोलते हैं, आईसीए। इंडियन कंपनीज एक्ट पहले था 1956 और अब क्या कहलाता है? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, 2013। इस क्वेश्चन पर क्या दुरुस्त आंसर होगा मित्रों? बताते चलिए इस क्वेश्चन पर क्या सही आंसर होगा। बताइए भैया, बताइए बताइए बताइए, क्या सही आंसर होगा इस पे? चलिए, पर्याप्त समय आप लोगों को दे दिया गया है इस प्रश्न के लिए। कौन सी कंपनी है जो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपने शेयर्स, डिबेंचर्स सब्सक्राइब करने के लिए? क्लियर है? इस क्वेश्चन पर मैं क्लू भी दे दूं कुछ। चलिए क्लू दे देता हूं। नए वाले कंपनीज एक्ट में, यानी जो कंपनीज एक्ट आईसीए, जो इंडियन कंपनी एक्ट है, उसमें 2013 वाले की बात हो रही है ना, उसमें इस कंपनी के लिए, जो कंपनी आपका आंसर बनेगा उसके लिए, ये क्लू है आपके लिए भैया, ये क्लू है आपके लिए। उसमें डायरेक्टर की संख्या कितनी है? अधिकतम 200। डायरेक्टर्स की अधिकतम संख्या कितनी कर दी गई है भैया? 200, 200, 200, 200, 200, 200। अब तो आपको क्लू भी पूरा मिल गया है ना। क्लू, डायरेक्टर नहीं, मेंबर्स की संख्या, डायरेक्टर कह रहा हूं, डायरेक्टर, प्रोस्पेक्टर डायरेक्टर यूनिट है ना, मेंबर्स की संख्या, मेंबर्स की संख्या, डायरेक्टर नहीं भैया, मेंबर्स की संख्या, मेंबर्स की संख्या कितनी कर दी गई है? 200 कर दी गई है ना। 200 रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड है 200 मेंबर्स। कितने? 200, 200 मेंबर्स, 200 मेंबर्स।
कंपनीज एक्ट 2013 की बात हो रही है और ये एक्सप्लेनेशन में भी आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा, परेशान मत होइए, इसको नोट डाउन मत करिएगा, एक्सप्लेनेशन में है आपके पास और यूट्यूब पे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा भैया वो होगा प्राइवेट कंपनी। क्या होगा भैया? प्राइवेट कंपनी। चलो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन भी समझ लो। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन भी यही लिखी गई कि प्राइवेट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं भैया जो कभी भी पब्लिक से इन्विटेशन नहीं इनवाइट कर सकती कि भैया आप आइए हमारे यहाँ पैसा। अब देखिए, अब यहीं से आप एक नया सवाल बना लीजिए, जब ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपना शेयर जारी करने के लिए, अपने शेयर्स को खरीदने के लिए, उनमें पैसा लगाने के लिए ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती हैं, तो इसका मतलब ऐसी कंपनीज प्रॉस्पेक्टस भी जारी नहीं करती हैं। ऐसी कंपनीज प्रॉस्पेक्टस भी जारी नहीं कर सकती। हो सकता है मित्रों सवाल ये ना पूछ के ये सवाल पूछा जाए कि डैश कैन नॉट इशू प्रॉस्पेक्टस फॉर द पब्लिक इन्विटेशन। क्लियर है? वो नहीं जारी कर सकती, तो भी आपका आंसर क्या बनेगा भैया? प्राइवेट कंपनी ही बनेगा। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। और जिसमें मेंबर्स की संख्या कितनी अधिकतम रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई है? 200। कितनी कर दी गई है भैया? 200। सी कंपनी, हाँ सी कंपनी, मतलब सी कंपनी नहीं, सी ऑप्शन है। प्राइवेट कंपनीज, रिस्ट्रिक्टेड मेंबर की संख्या 200। और ये क्या है भैया? एज पर आईसीआईसीआई का मतलब क्या है? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। और कहां पर लिखा गया प्राइवेट कंपनी के बारे में भैया? सेक्शन 3। कहां पर लिखा गया है? सेक्शन 3 में ये सारी डेफिनेशन। देखिए कंपनीज एक्ट में सेक्शन 3 में डेफिनेशन है। चलिए आपके लिए इंडिया कोड कंपनीज एक्ट ओपन भी कर लेते हैं हम लोग, है ना। इंडिया कोड कंपनीज एक्ट को ओपन भी कर लिया जाता है। मैंने आपसे हमेशा कहा कि इंडिया कोड हमें ओपन करके रखना है, इंडिया कोड हमें ओपन करके हमेशा रखना है। कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है साहब। इंडिया कोड, चलो इंडिया कोड हैंडल कंपनीज एक्ट। देखिए खुल रहा है क्योंकि खुल नहीं रहा था बीच में। कंपनीज एक्ट हो गया, अरे वाह। देखिए यहां पर आ जाइए, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में आपको दिखेगा, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में आपको ये दिखेगा। प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 3 में, याद रखिएगा प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 3 में है, जहां पर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज है ना। चलिए आइए देख लेते हैं क्या है भैया। चलो अब यहां पर सारी कंपनी आपको दिख जाएंगी। ओपीसी क्या होता है, जो 1% कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, वो सारी बातें आपको दिख जाएंगी। क्लियर है? यहां पर देखिए, यहां पर क्लियर है। पहले पब्लिक कंपनी के बारे में बात की गई है, फिर प्राइवेट कंपनी के बारे में बात की गई, फिर ओपीसी 1% कंपनी के विषय में चर्चा यहां पर की गई। सारी चर्चा आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर प्राइवेट कंपनी के विषय में आपको चर्चा दिख जाएगी, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के विषय में। ठीक है, चलिए आइए सेक्शन 2 में भी देख लेते हैं। सेक्शन 2 में इसकी सारी डेफिनेशंस आपको यहां पर दिखती चलेगी। चलिए, आर्बिट्रेज क्या होता है, अकाउंटिंग क्या है, अपीलेट ट्रिब्यूनल किसको कहेंगे, आर्टिकल्स क्या है, और एसोसिएट कंपनी किसको कहा जाता है, ये सारी चर्चा आपको यहां पर मिल जाएगी। क्लियर है? तो लेकिन जब हम प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे तो सेक्शन 3 में आपको देखना होगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, बड़ा है इसमें कई सारी डेफिनेशन है, और खुद भी जब हम कंपनीज एक्ट देखते हैं तो कंपनीज एक्ट एक बड़ा अधिनियम है भैया, है ना। बाकी सारे एक्ट की तरह ही छोटा सा अधिनियम है, कंपनीज एक्ट क्या है? बड़ा एक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है? विच टाइप ऑफ कंपनी इज क्रिएटेड और इनकॉर्पोरेटेड बाय ए स्पेशल एक्ट पास्ड बाय ईदर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। चार ऑप्शन आपके सामने भैया, इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है या जिसको स्टैब्लिश किया जाता है, या तो केंद्र सरकार के किसी रेजोल्यूशन से या तो राज्य सरकार के किसी रेजोल्यूशन से। क्लियर है? यानी जिसको सरकार अपने प्रस्ताव द्वारा स्थापित करवाती है, अपने प्रस्ताव द्वारा एस्टैब्लिश करवाती है, वो कंपनी कौन सी कंपनी होती है? स्टैट्यूटरी कंपनी होती है, या रजिस्टर्ड कंपनी होती है, या स्टैट्यूटरी भी हो सकती है, रजिस्टर्ड भी हो सकती है, दोनों में से कोई नहीं होती है। क्लियर बात समझ में आ रहा है? इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन होता है या तो राज्य सरकार के रेजोल्यूशन से या तो केंद्र सरकार के रेजोल्यूशन से? पार्लियामेंट में क्या करती है, एक स्पेशल एक्ट पारित करवाती है और उसके अनुसार उनका स्थापना कर दिया जाता है। क्लियर है? जब आप टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ कंपनी में आप कई तरीके से कंपनी को टाइप्स ऑफ कंपनी में पढ़ते हैं। इनकॉर्पोरेशन के आधार पर आप कंपनी को पढ़ते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे दो तरीके की कंपनी मिलेंगी आपको, है ना। एक तो मिलेंगी आपको रजिस्टर्ड कंपनी, और एक आपको क्या मिलती है भैया? एक मिलती है आपको रजिस्टर्ड कंपनी, और दूसरी आपको मिलती है स्टैट्यूटरी कंपनी। देखो आंसर कर दिया क्या मैंने? नहीं, आंसर नहीं किया, दोनों ही ऑप्शन में। चलिए बढ़िया, आंसर नहीं किया, दोनों, है ना। तो इनकॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्ट्रेटेजिक कंपनी मिलेंगी, रजिस्टर्ड कंपनी मिलेंगी। फिर आप लाइबिलिटी के आधार पर देखते हैं कौन सी कंपनी है ना, तो लाइबिलिटी बाई जो है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज होती हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी होती है ना, लाइबिलिटी लिमिटेड बाई शेयर्स आप वहां पर टाइप्स ऑफ कंपनी में देखते हैं। ठीक है, ठीक है साहब। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या सही आंसर होगा? क्लियर है? इसको
पार्लियामेंट में, है ना, अपने अपने लेजिस्लेटिव में, अब स्टेट गवर्नमेंट स्थापित कर रही है अपने लेजिस्लेटिव में और केंद्र सरकार भी स्थापित कर सकती है, तो वो किस प्रकार की कंपनी होती है? क्लियर है? चलिए बताते चलिए भैया, बताते चलिए। इन कॉर्पोरेशन के आधार पर ये डिवीजन आपको देखने को मिलेगा अपनी बुक में। टाइप्स ऑफ कंपनी यूनिट का नाम है जहां से क्वेश्चन बनाया गया है। ऐसी कंपनी क्या कहलाती है भैया? इसलिए आपको इस क्वेश्चन का जो दुरुस्त आंसर दिखने वाला है वो क्या है भैया? स्टैट्यूटरी कंपनी। इसको क्या बोलते हैं? वैधानिक कंपनी। इसको क्या बोलते हैं भैया? वैधानिक कंपनी। ये वो कंपनीज होती हैं जिनके लिए पार्लियामेंट आपका, अगर स्टेट का तो स्टेट लेजिस्लेचर, या सेंट्रल लेजिस्लेचर जिसको हम संसद बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर दो तरीके से होता है, ज्यादातर राज्यों में क्या है, सिर्फ विधानसभाएं, और कुछ राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा आपको दोनों मिलेगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली राज्यों में दोनों आपको मिलती है। तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों इसको स्थापित करते हैं, एक रेजोल्यूशन पास करके, एक स्पेशल एक्ट पारित करके, और तब उनकी स्थापना होती है। क्लियर हो गई इतनी बात? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पार्लियामेंट ने क्या पारित करवाया? आरबीआई एक्ट। क्या पारित करवाया भैया? आरबीआई एक्ट 1934। क्या है? आरबीआई अधिनियम 1934 पार्लियामेंट ने पारित कराया। तो ये क्या है भैया? ये पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन से बना हुआ है ना। आरबीआई किससे स्थापित हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। क्लियर है? जैसे एलआईसी एक्ट हो गया, है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी एक्ट 1956 है, जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 है। क्लियर है भैया? तो ऐसी कंपनीज को क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी। तो दूसरा ऑप्शन भी देख लो, रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है? अब पता नहीं यार, आगे क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन होगा तो आंसर पहले लेते हैं। रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होकर बनी है, यानी जो जिनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, जिनका जन्म हुआ है कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होने के बाद। क्लियर है? यानी जो कंपनीज एक्ट में या उस समय जो भी लॉ ऐसे फोर्स में थे उनमें रजिस्टर्ड होने के बाद जो कंपनीज अस्तित्व में आई वो रजिस्टर्ड कंपनी कहलाती हैं। लेकिन ऐसी कंपनीज जो पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पारित करके बनवाया है वो कहलाती है स्टैट्यूटरी कंपनी। जैसे आरबीआई एक्ट से आरबीआई बना, एलआईसी एक्ट से आपका एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आप देखते होंगे। क्लियर है? तो ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी स्टैट्यूटरी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं भैया, आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी? आपको यह बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा अंतर बताता है प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में। सारे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट पूरे आपको समझ में आ गए तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में अंतर भी आपको विधिवत समझ में आ जाएगा। प्राइवेट कंपनी कैन हैव ओनली 2 मेंबर्स एंड 2 डायरेक्टर्स। अ पब्लिक कंपनी हैज क्या है, हैज टू हैव अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स एंड 3 डायरेक्टर। देखिए, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिनमें मिनिमम कितने मेंबर होंगे भैया? 2 मेंबर होंगे। क्लियर है? मैक्सिमम तो अभी मैंने आपको 200 बता ही दिया है, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है प्राइवेट कंपनी के लिए, है ना। कितने मेंबर होंगे? 2 मेंबर और 2 डायरेक्टर होंगे। जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए और 3 डायरेक्टर होने चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? अ प्राइवेट कंपनी नीड टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। देखिए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इसको आरओसी बोलते हैं, जहां पर कंपनी रजिस्टर करती है खुद को। अभी पूछेंगे कितने दिनों के बाद रजिस्टर कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेट होने के कितने दिनों के बाद उसको रजिस्टर किया जा सकता है। स्टैब्लिश होने के बाद कितने दिनों के बाद रजिस्टर किया जाता है? आरओसी के पास, है ना। तो आप एक कंपनी के रूप में जाने जाएंगे। तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिनको आरओसी से भैया सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है बिजनेस कमेंसमेंट के लिए, उनको किसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। जबकि पब्लिक कंपनी होती है जिनको ये लेना पड़ता है, उनको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। अ प्राइवेट कंपनी हैज टू ओनली गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना। प्राइवेट कंपनी को खाली इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। अंतर समझिएगा। अ प्राइवेट कंपनी नीड नॉट टू होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड सबमिट अ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी व्हाइल अ पब्लिक कंपनी हैज टू डू सो, है ना। जो प्राइवेट कंपनी होती है कोई जरूरी नहीं है कि वो स्टैट्यूटरी मीटिंग करे और उसकी रिपोर्ट आरओसी को सबमिट करे, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए ऐसा करना जरूरी होता है। और चौथा कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। चौथा कह रहा है भैया ऑल ऑफ द अबव। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में अंतर आपको बताना है ना। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में आपको अंतर बताना है। आंसर करिए, आंसर करिए, आंसर करते चलो भाई। क्लियर? चलिए, उम्मीद है इस क्वेश्चन के लिए पर्याप्त समय दे दिया भैया। ये सबके सब अंतर बता रहे हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में। ये सारे स्टेटमेंट को याद कर लीजिएगा, जहां पर भी आंसर ऑल ऑफ द अबव बनता है वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। देख, 3 बड़े स्टेटमेंट आपके सामने हैं,
तीन बड़ी जो है आपको अंतर यहां पर पता चल गया भैया। बिल्कुल, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 2 मेंबर होंगे, मैक्सिमम 200, खैर वहां लिखा नहीं, आप इसको याद रखिएगा, और 2 डायरेक्टर होंगे। और पब्लिक कंपनी के लिए भैया मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम की संख्या यहां पर फिक्स नहीं है, और 3 डायरेक्टर। बिल्कुल सही है, प्राइवेट कंपनी को आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि पब्लिक कंपनी को ऐसा होता है। बिल्कुल ये अंतर है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उन्हें स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की जरूरत नहीं होती है, जबकि पब्लिक कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग को करने की आवश्यकता होती है। इसलिए इस क्वेश्चन पर आंसर क्या बनेगा आपका? ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं आज के। क्या कह रहा है भैया अगला क्वेश्चन? मेमोरेंडम, देखिए एमओए से क्वेश्चन बना हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ, ये टाइप्स ऑफ कंपनी, सॉरी कंपनी टॉपिक कंपनीज एक्ट में ही है, ये सब कुछ आप कंपनीज एक्ट में ही पढ़ेंगे भैया, कंपनीज एक्ट का ही मामला है। तो अलग अलग जगह पर इसको मत परेशान होइएगा, सब क्यूमुलेटिव करके कंपनीज एक्ट में अलग अलग क्वेश्चंस बना के मैं पूरा कंपनी एक्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी डील्स विद ऑल एस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सच एज ऑपरेशन, डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड पॉलिसीज, क्लियर है। और जो है प्रिंसिपल्स एटसेट्रा, नंबर ऑफ क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए भैया, जब कंपनी स्टैब्लिश होती है तो उसके लिए 2 पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी भी बोलते हैं, और दूसरा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको रूल बुक भी कंपनी का कहा जाता है। इस पर भी आगे सवाल है तो मैं भी आगे चर्चा करूंगा। तो भैया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के विषय में आपको पूरी जानकारी देता है, उसमें कई सारे क्लॉज हैं, नेम क्लॉज है, और ऑब्जेक्टिव क्लॉज है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज है, रजिस्टर्ड ऑफिस का क्लॉज है। तो ये सारे क्लॉज आपको मिलेंगे, उन्हीं के बारे में पूछा गया कुल कितने क्लॉज होते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है, जिसको हम एमओए बोलते हैं, वो कंपनी का क्या क्या विषय बताता है भैया? कंपनी काम क्या कर रही है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी जानकारी आपको कहां से मिलती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मिलती है। तो सवाल ये है कि इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नंबर ऑफ क्लॉज कितने हैं? 5 क्लॉज है, 6 क्लॉज है, 7 क्लॉज है, या 8 क्लॉज है? 2 डॉक्यूमेंट किसी, असल में डॉक्यूमेंट तो 3 बहुत आवश्यक होते हैं, प्राइवेट कंपनी के मामले में तीसरा डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तीसरा डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस है। 2 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए, और दूसरा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्लियर है, जिसको एओए बोलते हैं हम लोग, क्लियर है। और अगर पब्लिक कंपनी है तो प्रोस्पेक्टस, क्योंकि पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, क्लियर है। तो बताइए कितने क्लॉज हैं इसमें, बताते चलिए भैया, कुल कितने क्लॉज हैं इसमें। और क्लॉज को सीक्वेंस में आपको याद करना है, मैंने एक्सप्लेनेशन में क्लॉज का सीक्वेंस आपके लिए रखा हुआ है, क्लॉज को भैया सीक्वेंस में आपको याद करना है, क्लॉज को सीक्वेंस में याद रखना है। बताइए कितने क्लॉज होंगे? बताते चलिए। चलो भैया, पर्याप्त समय दे दिया गया, आंसर होगा आपके लिए कुल 6 क्लॉज। आंसर क्या हो जाएगा भैया? कुल 6 क्लॉज हैं, याद रखिएगा। और वो क्लॉज कौन कौन से हैं, इसको इसी सीक्वेंस में आपको याद भी रखना है, इसे इसी सीक्वेंस में आपको याद भी रखना है, क्लियर है। कौन सा है? नेम क्लॉज है, जहां पर कंपनी का नाम होगा। नाम कैसा होना चाहिए? नाम ऐसा होना चाहिए जो दूसरे से मिलता जुलता ना हो, नाम ऐसा होना चाहिए जो दूसरे को नकारात्मक रूप से प्रभावित ना करता हो। अगर एक्सीडेंटली कोई ऐसा नाम आपसे मिल रहा है तो आप उसको परिवर्तित भी करवा सकते हैं। नाम ऐसा होना चाहिए जो आपको भ्रमित ना करता हो, क्लियर है। ये सारे नामों के लिए क्लॉज लिखिए। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में आपको बताना पड़ेगा कि कौन से स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है, इसी आपको सीक्वेंस में याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्लॉज में कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को लिखती है, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स है उसके। लाइबिलिटी क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज और एसोसिएशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लॉज है ना। यहां पर क्या होगा, जितने भी सब्सक्रिप्शन, जो भी सब्सक्राइबर है वो सिग्नेचर करते हैं, क्लियर है इतनी बात। तो पूछा जा सकता है पहला क्लॉज कौन सा है, आखिरी क्लॉज कौन सा है ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। टोटल क्लॉज कितने हैं? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में टोटल क्लॉज कितने हैं भैया? 6 क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी शुड बी प्रेजेंटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट इन विच द कंपनी का प्लांट वहां है, या पहली ब्रांच है, बिजनेस ऑफिस है, एनी ऑफ द कंपनी इज बी सिचुएटेड। देखिए कोई भी कंपनी अगर स्टैब्लिश होगी तो जिस स्टेट में स्टैब्लिश होगी, क्योंकि कंपनी रजिस्ट्रार क्या है, रीजनल बेसिस पर काम करता है, जिस रीजन में होगा वो रीजनल बेसिस पर काम करेगा। तो क्या कर रहा है भैया, कंपनी रजिस्ट्रार के पास आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है भैया, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो कौन से स्टेट में आप एप्लीकेशन देंगे भाई? अगर कंपनी कहीं, आप लोग देख रहे हो, कंपनी अगर बड़ी है तो उसका कहीं और प्लांट कहीं और है, उसका हेड ऑफिस कहीं और है, कहीं कुछ और है, तो कौन से राज्य
राज्य में आपको कौन से राज्य के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एप्लीकेशन देना होगा। जहां आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिस स्टेट में, या जिस स्टेट में आपकी पहली ब्रांच खुली थी, यहां जहां पर आपका बिजनेस ऑफिस है, बिजनेस ऑफिस मतलब जहां पर आपका हेड ऑफिस है, या एनी ऑफ द अबव, या इनमें से कहीं पर भी आप दे सकते हैं। क्लियर है? बताते चलिए भैया, आंसर बताते चलो इसका। बताते चलिए। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, अगर आप सारे क्लॉज देख लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसकी जानकारी देता है? कंपनी के नेम की, कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, कंपनी के सब्सक्राइबर की, कंपनी के पूंजी की, ये सब जानकारी कौन देता है आपको? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए भैया, इसका क्या आंसर होगा? पर्याप्त समय दे दिया गया, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जहां पर उसका बिजनेस ऑफिस होगा उस स्टेट के कंपनी रजिस्ट्रार यानी जो आरओसी है उसके पास रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। द रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर द इंटर्न मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी हैव कंटेन्ड इन, है ना, किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं, उनकी जो गाइडलाइंस हैं, वो किस में लिखी होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, प्रोस्पेक्टस में, या प्री कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में? बताते चलिए भैया। क्लियर है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के विषय में आपको बता दिया गया। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के विषय में अगर मैं डिस्कशन कर लूंगा तो आंसर आपको मिल जाएगा। अभी इसके आंसर के बाद हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्लियर है भैया? चलिए बताइए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कंपनी की रूल बुक भी कहा जाता है, कंपनी की रूल बुक भी इसको हम लोग कहते हैं। चलिए, अगर आप लोगों ने पिछले वाले डिस्कशन में, अभी जो पिछले क्वेश्चंस पे डिस्कशन हुआ उस पर ध्यान दिया होगा, तो मैं बार बार रूल बुक का इस्तेमाल कर रहा था, है ना। कंपनी कितना उधार ले सकती है, मैनेजमेंट कैसे काम करेगा, मीटिंग्स कैसे होंगी, ये सारे रूल्स के बारे में कहां पर लिखा है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, AOA में। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना। क्लियर है? चलिए, तो इसके लिए बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहां लिखा है? सेक्शन 5 पे, और सेक्शन 4 में आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिखाई देगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आते हैं भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट इज नॉट स्पेसिफाइड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी? इनमें से कौन सी चीज, इनमें से कौन सी चीज, कौन सा कंटेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा होता है या नहीं बताया गया होता है? बोरोइंग पावर्स ऑफ द कंपनी, है ना, कंपनी की बोरोइंग पावर के विषय में, या वोटिंग एक्सेस एंड प्रॉक्सीज के बारे में, या जो शेयर्स के ट्रांसफर और ट्रांजैक्शंस होंगे उनके बारे में, या नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, या कंपनी के नाम और एड्रेस के बारे में? पढ़िए इसको। पढ़ लिया भैया? चलिए, क्लियर है? तो बताओ, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, यानी पीछे अभी तो हम लोगों ने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा भी है ना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल बुक है कंपनी की। क्लियर है? कितनी बोरोइंग होगी, मीटिंग्स कैसे होंगी, ये सारी चीजें किसमें है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी क्या होता है भैया? आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने क्लॉज है? कुल 6 क्लॉज हैं। क्लू भी तो दे दिया, क्लॉज का भी नाम ले लिया भैया। यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा मेरे मित्रों, वो बनेगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी। जबकि आपने अभी पीछे पढ़ा कि नेम क्लॉज तो पहला ही क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। तो ये जो मामला है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का है। ये किसमें होगा? MOA में होगा। क्लियर है? ये किसमें होगा? MOA में होगा। और यही तो पूछा जा रहा है, कौन सा AOA में शामिल नहीं? तो ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, लेकिन डी शामिल नहीं। ये किसमें है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सारे क्लॉज मैंने पीछे आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको सारे स्टेटमेंट को पढ़ के करेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करना। 7 और मोर पर्संस वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज टू बी अ पब्लिक कंपनी, है ना। अगर कोई भी कंपनी ऐसी है जब वो फॉर्म हो रही है तो उसमें 7 या 7 से ज्यादा लोग यदि हैं एज अ मेंबर, तो वो कौन सी कंपनी क्या कहलाएगी भैया? पब्लिक कंपनी कहलाएगी। 2 और मोर पर्सन वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म इज टू बी अ प्राइवेट कंपनी।
दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कोई कंपनी जब फॉर्म हो रही है अगर उसमें 2 या 2 से अधिक पर्सन है तो क्या कहलाएगी, प्राइवेट कंपनी। सी कह रहा है 1 पर्सन, ओपीसी की बात हो रही है, 1 पर्सन कंपनी है ना, ओपीसी यानी 1 पर्सन वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज टू बी 1 पर्सन कंपनी, दैट इज टू से अ प्राइवेट कंपनी। क्लियर है? तो क्या कह रहा है भैया, अगर कोई कंपनी ऐसी है जब वो फॉर्म हो रही है तो उसमें एक ही आदमी है तो वो प्राइवेट कंपनी के रूप में भी जाना जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है या सारे के सारे स्टेटमेंट सही, आपको ये बताना है भैया। क्लियर है? आपको ये बताना है। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में तो पीछे हम लोगों ने चर्चा कर ही ली है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में तो हम लोगों ने पीछे चर्चा कर ही ली है। क्लियर है? और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कहां पर लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 3 में है ना 2013 के कंपनीज एक्ट में। क्लियर है? आंसर करते चलिए, आंसर करते चलिए। तो 7 आदमी कम से कम किसमें थे, पब्लिक कंपनी में थे, है ना, और मैक्सिमम की कोई लिमिट यहां पर नहीं है। जबकि प्राइवेट कंपनी में क्या है भैया, जबकि प्राइवेट कंपनी में क्या है, 200 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। नए वाले आईसीए में देखा होगा, इंडियन कंपनीज एक्ट में। इस क्वेश्चन का आप लोगों को पर्याप्त समय मिल गया भैया। इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा, दुरुस्त आंसर होगा, वो क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेक्शन 3 इसकी बात करता है, पीछे मैंने आपसे चर्चा ये की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 के सबसेक्शन 45 में बात कही जा रही है, डिफाइंस अ गवर्नमेंट कंपनी एज एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन डैश ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड, है ना। आपसे पूछा जा रहा है भैया कुल मिला के कि ऐसी कौन सी कंपनी, देखिए क्या है भैया कि गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात हो रही। गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी होगी, या गवर्नमेंट कंपनी के विषय में सवाल है कि सेक्शन 2 के, सेक्शन 2 में क्या है भैया, डेफिनेशंस दी गई हैं। सेक्शन 2 के सब सेक्शन 5 में किसको डिफाइन किया गया, गवर्नमेंट कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होगी जिसका कम से कम कितना पेड अप कैपिटल में शेयर होना चाहिए, 51%, 49%, 66% या 75%, बताइए। गवर्नमेंट कंपनी की बात की जा रही है ना, गवर्नमेंट कंपनी की बात यहां पर की जा रही है। क्लियर है? तो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 45 डिफाइन करता है गवर्नमेंट कंपनी, और गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका पेड अप कैपिटल में कितना हिस्सा होगा। क्लियर है? 51%, 49%, 66% या 75%। ये तो सब आप अपनी बोलचाल की भाषा में भी पढ़ते सुनते चलते होंगे, ये सब आप अपने रेगुलर लाइफ में भी पढ़ते सुनते चलते होंगे। क्लियर है? सेक्शन क्वेश्चन 9 पर ये चर्चा हो रही है, क्वेश्चन 9 पर ये चर्चा हो रही है। बताते चले भैया, बताते चलो, बताते चलो, बताते चलो। चलिए, पर्याप्त समय आप लोगों को दे दिया गया है। 51% है भैया, कम से कम कितना होना चाहिए शेयर होल्डिंग, 51%, 51%। तो वो क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर है? 51%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्ड द स्मॉल कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। भैया स्मॉल कंपनी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। स्मॉल कंपनी वो होगी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 5 करोड़ रुपए। भैया स्मॉल कंपनी उनको कहा जाएगा जिसका जो मैक्सिमम शेयर कैपिटल है भैया वो कितना है, 50 लाख रुपए या तो 50 लाख रुपया, या उतना जितना प्रिस्क्राइब किया गया है लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं। क्लियर है इतनी बात, है ना। या तो 50 लाख होगा, मैक्सिमम कितनी बात हो रही है, या तो कितना होगा भैया 50 लाख, या अगर 50 लाख से ज्यादा होगा तो उतना होगा जितना प्रिस्क्राइब किया गया उसके लिए, लेकिन उस केस में भी 5 करोड़ से ज्यादा नहीं। दूसरा क्या कह रहा है, टर्नओवर के आधार पर कह रहा है भैया, दोनों में से कोई एक चीज है ना, टर्नओवर के आधार पर समझो, टर्नओवर ऑफ दोनों मतलब दोनों में से, दोनों स्टेटमेंट में से आपको देखना है, टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 20 करोड़ रुपीज। अब जब टर्नओवर की बात करेंगे भैया तो उसके जो लास्ट ईयर का जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था यानी जो पीएल अकाउंट था वो कितना भैया 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या जितना प्रिस्क्राइब किया गया है लेकिन उस केस में भी 20 करोड़ से ज्यादा नहीं। तो सी क्या कह रहा है, या तो पहला या तो दूसरा, मतलब पहला भी होगा तो भी दूसरा भी होगा तो भी स्मॉल कंपनी मानी जाएगी। डी कह रहा है नहीं, ना तो पहला ना तो दूसरा। बताइए, आंसर करिए। स्मॉल कंपनी टाइप्स ऑफ कंपनीज वाली यूनिट है ये, टाइप्स ऑफ कंपनीज में आप स्मॉल कंपनी ओपीसी ये सब पढ़ते हैं। बताते चलिए भैया। आंसर करो, आंसर करो इसमें। चलिए, पर्याप्त समय दे दिया गया है, ये दोनों ही बातें लागू होती स्मॉल कंपनी पे। क्लियर है? तो अगर पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो भी स्मॉल कंपनी, दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो भी स्मॉल कंपनी, यानी इधर ए और बी, या तो एक या तो बी। क्लियर है? दोनों में से दो भी सेटिस्फाई होंगे, स्मॉल कंपनी हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एनी एक्ट डन बाय द कंपनी विच गोज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विल बी कॉल्ड एज। देखिए किसी कंपनी ने कोई कार्य ऐसा किया है जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से अधिक है, यानी जो शक्तियां उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दी गई
है उससे बाहर जाके वो काम कर रहा है, बियॉन्ड द पार जाके काम कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? क्लियर है? ये डॉक्ट्रिन पर क्वेश्चन बना है, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बोला जाएगा, या डॉक्ट्रिन ऑफ वायरस बोला जाएगा, या कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं, इंडोर मैनेजमेंट बोलते हैं, ये सब आप एक साथ पढ़ते हैं, है ना? ये डॉक्ट्रिन है तो उसको क्या बोला जाएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है ना, या इंट्रा वायरस है, क्लियर है, या कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, या इंडोर मैनेजमेंट है, क्या बोला जाएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इंट्रा वायरस, या कंस्ट्रक्टिव नोटिस, या इंडोर मैनेजमेंट, क्या बोला जाएगा भैया इसे? है ना? ये कई इस पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे भी सवाल बन सकता है, या अगर यहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जगह लिखा होता कि अगर कोई भी कंपनी है ना बियॉन्ड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जाके काम कर रही तो उसे क्या कहा जाएगा, तो दोनों के लिए आंसर एक ही होगा भैया, दोनों के लिए आंसर एक ही होगा। उम्मीद है इस पे पर्याप्त समय दे दिया गया है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी बियॉन्ड द पावर जाके काम करेंगे, अब वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो बातें लिखी गई, अगर आप उससे बाहर जाके कार्य करते हैं, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा गया, तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, या जिसको आप डॉक्ट्राइन भी बोलते हैं कई बार। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस का मतलब ही होता है बियॉन्ड द पावर, है ना, अपनी शक्तियों के बाहर। क्लियर है? तो ए ऑप्शन सही हो गया। एक्सप्लेनेशन है द टर्म अल्ट्रा वायरस मींस बियॉन्ड द पावर्स, है ना, अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। देखिए यहां पर वायरस की स्पेलिंग जो है ना, ये असल में जब हम इकोनॉमी में, जब हम कॉमर्स में वायरस पढ़ते तो ये वाली वायरस की स्पेलिंग नहीं है, ये स्पेलिंग गलत यहां पर लिखी है, आपको ये पढ़ना है। क्लियर है? मींस बियॉन्ड द पावर, इन लीगल टर्म्स इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द एक्ट परफॉर्म इन एक्सेस द लीगल पार्ट्स ऑफ द डूअर, है ना। जब हम लोग लीगल टर्म में इसकी बात करते हैं तो अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है कि डूअर को जितनी लीगल पावर थी उससे ज्यादा जाके उसने काम किया, उसने अपने बियॉन्ड द लीगल पावर से ज्यादा जाके काम किया है, तो ऐसी कंडीशन को अल्ट्रा वायरस कहा जाता है। ये चर्चा मेरी आज आपके साथ होनी थी भैया। मैंने कई बार आपसे ये चर्चा की हुई है कि हमारा आपके लिए टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, एक पेज बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, आप आइए उसको ज्वाइन करिए, वहां पर आपको नोट्स मिलते रहेंगे, आपको लिंक मिलते रहेंगे वीडियोस के, आपके कोई सवाल हैं तो मैं उसका जवाब देने के लिए वहां पर उपस्थित होऊंगा। ये उसका क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करके वहां से जुड़ सकते हैं, आइए जुड़िए। और अगर क्यूआर कोड स्कैन करने में कोई दिक्कत हो रही है या नहीं स्कैन हो पा रहा है, तो आप टेलीग्राम पर जाएं, आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स टाइप करेंगे, मैं वहां पर आपको मिल जाऊंगा। आज के लिए इतनी बात रखते हैं, अगली मुलाकात अभी मॉड्यूल डी पर और होनी है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास।